नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक में कंजूसी मत करिए दोस्तों, लाइक करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी अपेक्षा की जा रही है? पहला ऑप्शन है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, दूसरा है ट्रैफिक नियम का पालन करना, तीसरा है पर्यावरण के लिए चिंतित होना, और चौथा ऑप्शन है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, इसकी उपेक्षा की जा रही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सी और डी होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? यानी बिहार के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसकी जो समय है वो कौन से समय पालन करते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर, और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अक्टूबर से दिसंबर में बिहार में मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? पहला ऑप्शन है ठीक पूर्व, दूसरा है ठीक पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ठीक पश्चिम होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है, अर्थात यह लिपि में कितने बिंदु होते हैं? पहला ऑप्शन है 10 बिंदु, दूसरा ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 बिंदुओं पर, और चौथा ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का यूज किया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 6 बिंदु आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारा के चमकने की आवाज है। तो आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज है, दूसरा ऑप्शन यह विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी को सही उत्तर सीख लेंगे, और चौथा है विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज कहाँ से आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया को साझा करने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो कौन से राज्य में है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, और चौथा है उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? वो है आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी क्या होती है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है। क्या होती है? देहरादून। तो इसको भी आप दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है,
के मकानों पर विचार कीजिए। 3 अलग अलग जलवायु दिया गया है और एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, तो मकानों के पर विचार करना है। पहला है लेह यानी कि लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिल से बनाए जाते हैं। नीचे के मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श, लकड़ी और छत सपाट होती है। दूसरा है मनाली हिमाचल प्रदेश के मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों, छत पर कटीली झाड़ियां बनी होती है। मकानों का सही विवरण बताइए। तो इसमें सही क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए कहा गया है कि लेह या लद्दाख के मकान जो है पत्थर के 2 मंजिल के बनाए जाते हैं और मंजिल में आवश्यकता का सामान जो है और जानवरों को रखा जाता है नीचे की मंजिल में। तो ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा जो होगा दोस्तों गलत होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि राजस्थान के लोग गांव की मिट्टी से बने मकानों जिनकी छत पर कटीली झाड़ियां बनी होती है, तो ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों तीसरा जो होगा आपका ए और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ, इनमें से जो भिन्न है उसे छांटना है। यानी कि ऑड इवन वाला प्रश्न है, इसमें आपको ऑड जो है छांटना है कि कौन सा जो होगा ऑड होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कछुआ जो है ये पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहता है और घड़ियाल भी पानी में रहता है, लेकिन कौवा जो है एक पक्षी है जो कि उड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा भिन्न कौन हो जाएगा, कौवा जो है यहाँ पे सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है एक झुंड में 20-25 हथनियां और बच्चे होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है। और तीसरा ऑप्शन है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। चौथा ऑप्शन है किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी जो होगा वो तो सही होगा, क्योंकि एक दिन में एक हाथी बड़ा हाथी कितना खा लेता है, तो 100 किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और चौथा ऑप्शन है कि हथनियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही क्या लेती है, वो नेता होती है ना उस झुंड की, और सभी फैसले वही बुजुर्ग हाथी लेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी और डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकने वाला पक्षी है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से पीछा कर सकता है। पहला ऑप्शन है कपोत या कबूतर, दूसरा है मैना, तीसरा है उल्लू और चौथा ऑप्शन है तोता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मैना एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने गर्दन को झटके से पीछे कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 मैना आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/21 को 16:20 बजे सूरत पहुंचा। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो हमको क्या दिया गया है, टोटल दूरी 1440 किलोमीटर में दिया गया है और यहाँ पे हमारा समय कितना लग रहा है 20। तो इसी को दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है तो होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा है मैना, तीसरा ऑप्शन है कबूतर और चौथा है उल्लू। उल्लू जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उल्लू ही ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और दूसरा ऑप्शन मैना दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि अपने गर्दन को झटके के साथ घुमा सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, उल्लू जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम बताना है। प्याज की खेती के जो चरण होते हैं उनको पहले बताना है हमको। पहला ऑप्शन दिया गया है गुड़ाई करना, दूसरा ऑप्शन है खरपतवार निकालना, तीसरा ऑप्शन है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, और चौथा ऑप्शन दिया गया है बीज बोना, और पांचवा दिया गया है आपको प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्याज की खेती के लिए क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुड़ाई करेंगे, है ना। गुड़ाई करेंगे, जो जमीन है उसको पोला और नरम बनाएंगे। तो पहला तो हो जाएगा आपका ए, पहला हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? उसके बाद करेंगे बीज बोएंगे, है ना। तो बीज बोएंगे, उसके बाद गुड़ाई करने के बाद हम बीज बोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? उसके बाद वहां से हम खरपतवार को निकालेंगे। उसके बाद तो बी हो जाएगा हमारा खरपतवार। ये कौन से ऑप्शन में दिया है आपका? ए, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? बी के बाद क्या है? खरपतवार निकालने के बाद हम सब क्या करेंगे? इसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे और प्याज की ऊपर की सूखी हुई पत्तियों को काट कर अलग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक या फिर शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? यानी कि जो ओक का वृक्ष है उसमें कौन सा जो होगा नहीं पाया जाएगा, उसको बताना है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, तो ये तो सही होगा दोस्तों। जड़ें जो होती है बहुत गहराई तक जाती है। दूसरा है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां का होना, तो ये गलत होगा कि उसकी बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है पत्तियां बहुत कम होती है, तो ये तो सही होगा। और चौथा है पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है, तो ये भी सही होगा। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कौन सा गलत होगा, नहीं होगा करके, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश है, केरल और कर्नाटक, ये जो होते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी बनाते हैं। जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है सामुदायिक संसाधन, दूसरा है मीडिया संसाधन, तीसरा है तकनीकी संसाधन, और चौथा है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सामुदायिक संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी विज्ञान के बारे में जो अच्छे तरीके से बताता है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, दूसरा है विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है, और चौथा ऑप्शन है विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? पहला ऑप्शन है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, दूसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल का साझा करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, और चौथा है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो सही होगा उसको हमें बताना है, जो एनसीएफ 2005 के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका सही आंसर? वो हो जाएगा दोस्तों आपका पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल का साझा करना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन में दिया गया है प्रेषित की गई जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा नहीं आएगा। और चौथा है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना, तो ये भी एक्टिव निर्माण करेंगे दोस्तों, सक्रिय, तो ये भी सही हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ए,
बी और डी, यानी कि ये किस में दिया गया दोस्तों, ए बी डी, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। जो प्राइमरी लेवल है दोस्तों, वहां पर पर्यावरण अध्ययन की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। दूसरा है, कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। तीसरा है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। और चौथा ऑप्शन है, विभिन्न विषय उपविषय से संबंधित एक विषय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। पहला ऑप्शन दिया गया है, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को पोषित करता है। दूसरा ऑप्शन है, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। और चौथा, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। पहला ऑप्शन है, जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। दूसरा ऑप्शन है, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है, वे और उसके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका उन्हें बजट बनाने के लिए कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र गांव में भारी वर्षा होने के कारण धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है, भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह कौन सा राज्य है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है तमिलनाडु। तो कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जिसके घर जो है बांसों से बनाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, असम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 असम हो जाएगा। और असम की राजधानी क्या होती है दोस्तों, असम की राजधानी होती है आपकी दिसपुर। क्या होता है, असम की राजधानी दिसपुर होता है। तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में राजधानी भी पूछ देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके रिजल्ट के क्या बताते हैं। पहला ऑप्शन है, प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। और चौथा, प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और उसे जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे से कचरे को कम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन,
विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। तीसरा ऑप्शन है बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में उनकी सहायता करने कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है। जो सहयोगात्मक अधिगम है उसका कौन सा जो है आवश्यक तत्व है उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सहयोगात्मक अधिगम क्या होगा, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो ये तो सही होगा। और चौथा है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा दोस्तों सी और डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा किया जाने का सर्वोत्तम व्याख्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, विद्यार्थी की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया को सिखाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं टीचर। दूसरा है जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करते हैं, ये भी आपका हो जाएगा। और चौथा है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन होगा दोस्तों ए, बी और सी और डी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका बी, सी और डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में जो है दोस्तों दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव विज्म के कक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। जो रचनावादी है दोस्तों उसकी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न करना और व्याख्या करना। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना चाहिए, ये होगा आपका सही। और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों की व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों की व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, ये भी आपका जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी और डी जो होगा दोस्तों करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अंतः विषयक है, दूसरा है एकीकृत है, तीसरा है अनुशासिक है और चौथा है एकल विषयक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एकीकृत है। जो पर्यावरण अध्ययन है वो क्या है, एक एकीकृत विषय है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थी से उसके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया,
लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो जाती है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थी और उनके अभिभावक के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसले का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया, क्योंकि चिड़ियों को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों पर नहीं। तो ये तो दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, और पहला भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उसकी मम्मी से बोलना चाहिए कि विद्यार्थी और उनके अभिभावक के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए करके उन्हें समझाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? जो ईवीएस है दोस्तों पर्यावरण में, उसके आकलन का संकेतक क्या है? पहला ऑप्शन है कथन देना, दूसरा है स्मरण करना, तीसरा है चर्चा करना, और चौथा है सूची बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका चर्चा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी ईवीएस यानी कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सीटेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।